नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और ब्लैक एंड व्हाइट के इस बजट एडिशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज सबसे ज्यादा चर्चा है 12 लाख की, क्योंकि सरकार ने टैक्स छूट की सीमा 7 लाख से बढ़ाकर 12 लाख कर दी है और यह अभूतपूर्व है और ऐतिहासिक है। लेकिन सबसे पहले आपको इस बजट के बारे में 3 बातें पता होनी चाहिए। पहली बात, इस साल भारत का बजट 50,65,000 करोड़ रुपए का है। यह आप देख लीजिए, 50,65 लाख करोड़ का। आजादी के बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब देश का वार्षिक बजट 50 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का पहुंचा है। देश की आबादी इस समय 145 करोड़ है और इस हिसाब से इस साल सरकार हर व्यक्ति पर 34,931 रुपए खर्च करेगी, लगभग 35,000। दूसरी बात, जितना सरकार का खर्च है, सरकार की आमदनी उतनी नहीं है, यानी सरकार घाटे में चल रही है। सरकार की कुल आमदनी है 34,96,000 करोड़ रुपए और खर्च है 50,65,000 करोड़ रुपए। तो यह आप देख लीजिए पूरा हिसाब किताब। सरकार अपनी आय से 15,68,000 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च करेगी और यह सारा पैसा आएगा कहां से? यह सारा पैसा आएगा कर्ज लेकर। तीसरी बात, 31 मार्च 2025 तक भारत सरकार पर कुल कर्ज 181,74,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा। यह भारत सरकार पर टोटल जो कर्जा है वो ये है जो आपकी स्क्रीन पर है, 181 लाख करोड़ रुपए का कर्जा है। भारत की पूरी अर्थव्यवस्था 324 लाख करोड़ रुपए की है और यह कर्ज हमारी अर्थव्यवस्था के 56% के बराबर है। भारत में औसतन हर व्यक्ति पर 1,25,000 करोड़ रुपए का कर्ज है इस हिसाब से। हालांकि यह स्थिति दूसरे देशों के मुकाबले बहुत बेहतर है। तो पूरे आंकड़े आज आपके सामने होने चाहिए। भारत सरकार पर कर्ज तो है, उस लिहाज से अगर हम उस कर्ज को बराबर बांट दें तो आपके ऊपर भी कर्ज है। लेकिन बाकी देशों में क्या स्थिति है जरा देख लीजिए। अमेरिका में प्रति व्यक्ति पर औसतन 90 लाख रुपए का कर्ज है। चीन में 9 लाख रुपए का कर्ज है। ब्रिटेन में हर व्यक्ति पर 42 लाख रुपए का कर्ज है। खास बात यह है कि भारत पर दूसरे देशों का जो कर्ज है वो बहुत ही मामूली है। लेकिन पहले आप इस स्क्रीन पर यह देख लीजिए, बाकी देशों में प्रति व्यक्ति जो कर्ज है वो लगभग कितना है, अमेरिका के मुकाबले भारत में कितना है, वो पहले आप यहां जरा देख लीजिए। अब आज के इस फैसले से इनकम टैक्स कलेक्शन भी सीधे सीधे लगभग 1 लाख करोड़ रुपए कम हो जाएगा और ये आंकड़े खुद ही सरकार ने दिए हैं। सरकार के मुताबिक इनकम टैक्स से पिछले साल उसे 10.5 लाख करोड़ रुपए की आमदनी हुई थी, सिर्फ इनकम टैक्स लेकर। जो 1.9% लोग इनकम टैक्स देते हैं उनका इनकम टैक्स होता है लगभग 10 लाख करोड़। लेकिन आज के फैसले के बाद इनकम टैक्स का कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए कम हो जाएगा, यानी अब यह लगभग 9 लाख करोड़ रह जाएगा। अभी इस फैसले का विश्लेषण 2 प्रकार से हो रहा है। कुछ लोगों को लगता है कि सरकार, जो मोदी सरकार है, ये कुछ भी काम बिना सोचे समझे नहीं करती। जरूर इसके पीछे दिल्ली का चुनाव होगा, क्योंकि अभी कुछ ही दिन के बाद दिल्ली का चुनाव होने वाला है। अब 2.5 करोड़ की आबादी वाली दिल्ली में 15 लाख लोग ऐसे हैं जो सरकार को इनकम टैक्स देते हैं और एक अनुमान है कि इन 15 लाख में से 6 लाख लोगों को अब से सरकार को कोई इनकम टैक्स नहीं देना होगा आज के फैसले के बाद। अब अगर हम ये मान भी लें कि इन 6 लाख टैक्स पेयर्स के परिवारों में कम से कम 4 सदस्य भी होंगे, तो इससे दिल्ली में 24 लाख लोगों पर सीधे सीधे इस छूट का असर होगा। 24 लाख लोगों पर कम से कम उन्हें इसका लाभ होगा और इस आधार पर आप कह सकते हैं कि इस फैसले का दिल्ली के चुनावों पर असर हो सकता है, जरूर हो सकता है। हालांकि एक बड़ा सवाल आपके मन में यह जरूर आएगा कि अगर मोदी सरकार को चुनाव ही जीतना होता तो यह ऐलान वो वर्ष 2024 के उस बजट में भी कर सकती थी जो लोकसभा चुनाव से पहले पेश हुआ था और इसके जरिए लोकसभा चुनाव में फायदा ले सकती थी। सरकार के इस ऐलान का असली मकसद है मिडिल क्लास परिवारों की खर्च करने की क्षमता को बढ़ाना।
जब हर महीने 1 लाख रुपए तक कमाने वाले किसी व्यक्ति से सरकार कोई इनकम टैक्स नहीं लेगी तो उस व्यक्ति के हाथ में ज्यादा पैसा बचेगा, और जब उसके पास पहले से ज्यादा पैसा होगा उसकी जेब में तो वो खर्च भी ज्यादा करेगा। इससे मिडिल क्लास परिवारों की खर्च करने की क्षमता बढ़ जाएगी और देश की अर्थव्यवस्था में आपको एक नई तेजी दिखाई देगी। दूसरा, भारत को अगर विकसित बनना है तो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अपनाना पड़ेगा और रोजगार के नए अवसर अब पैदा करने पड़ेंगे। अब स्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं। अब जो बेरोजगारी का जो परिभाषा हुआ करती थी, रोजगार की जो परिभाषा हुआ करती थी, इससे पहले कुछ वर्ष पहले तक जब आप अपने बच्चों को स्कूल भेजते थे और सोचते थे कि उन्हें डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है या कुछ खास उनको किसी खास प्रकार की डिग्री दिलवानी है, अब वो सब बदलने वाला है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है। हमारे देश के आर्थिक सर्वे के मुताबिक अगर भारत को एक बड़ी आर्थिक शक्ति बनना है तो उसे हर साल देश में 78 लाख नौकरियां पैदा करनी होंगी, और जिन नौकरियों को एआई से खतरा है इस बात को भी ध्यान में रखना होगा, और सरकार ने बजट में ऐसा किया भी है। तो आप एक चीज तो ये देखिए, आने वाले वर्षों में एआई जो है वो बहुत सारी नौकरियों को खत्म कर देगा, लोगों की जरूरत ही नहीं होगी, ये सारे काम एआई कर देगा। इसका मतलब नौकरियां कम होती जाएंगी। दूसरी बात, नए जो हमारे युवा हैं वो नौकरियों के बाजार में आएंगे और नौकरियां मांगेंगे। इतनी नौकरियां हम कैसे ला पाएंगे? इसके लिए हमें एआई को अपनाना होगा। हमारे जो युवा हैं उनके स्किल सेट को बदलना पड़ेगा, उनके हुनर को बदलना पड़ेगा इस हिसाब से कि वो भविष्य की नौकरियों के लिए तैयार हो सके। इस बार के बजट में सरकार ने एक्सीलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए 500 करोड़ रुपए का अलग से बजट दिया है। इस समय देश में 3 एआई सेंटर्स पहले से ही मौजूद हैं जो कृषि, स्वास्थ्य और सस्टेनेबल सिटीज के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन अब शिक्षा के क्षेत्र में नया सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी स्थापित किया जाएगा और इसके माध्यम से युवा और प्रोफेशनल्स को एआई की ट्रेनिंग दी जाएगी। और यह बात बहुत महत्वपूर्ण है। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं, आज हमारे देश के सभी माता पिता को अपने बच्चों के लिए इन नई 4 बातों का ध्यान रखना चाहिए। आप कई बार सोचते होंगे अपने बच्चों का भविष्य कैसे प्लान करें, आपके बच्चों को नौकरी कैसे मिलेगी, क्या आपके बच्चे, हमारे देश के युवा, हमारे देश के छात्र आने वाले वर्षों में जो नई नौकरियां पैदा होंगी, नौकरियों के लिए जो नई जरूरतें होंगी, क्या उनके लिए तैयार हैं? तो आप तैयार हो सकते हैं, अपने बच्चों को तैयार कर सकते हैं। कैसे? पहला, अपने बच्चों को विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और गणित के विषयों के साथ साथ एआई, रोबोटिक्स और मशीन लर्निंग जैसी टेक्नोलॉजी के बारे में अब पढ़ाना शुरू कर दीजिए। हम बात तो करते हैं कि हम चीन से मुकाबला करेंगे, चीन अब हमारा दुश्मन नंबर 1 बन गया है, हम अक्सर अपनी तुलना अब चीन से करने लगे हैं, लेकिन चीन का रक्षा बजट जरा एक बार देख लीजिए और हमारा रक्षा बजट भी आप जरा एक नजर यहां पर डाल सकते हैं। अब भारत के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जब हमें अपने रक्षा बजट का एक बड़ा हिस्सा नए हथियारों को खरीदने पर खर्च करना चाहिए, तब हमारे रक्षा बजट का 53% हिस्सा जानते हैं किस चीज पर जा रहा है? आप सोचते होंगे कि ये जो सारा पैसा है इससे हम नए हथियार खरीदेंगे, अपनी सेना को मेंटेन करेंगे, लेकिन हमारे रक्षा बजट का 53% हिस्सा सिर्फ पेंशन और तनख्वाहें देने पर खर्च हो रहा है। 6,81,000 करोड़ रुपए के रक्षा बजट में भारत सिर्फ 1,80,000 करोड़ रुपए ही सेनाओं के आधुनिकीकरण पर खर्च कर पा रहा है। इससे आप सोच लीजिए कि हमारा बजट जो है, जिससे हम अब ये 1,80,000 करोड़ रुपए जो हमारे हैं, अब इससे आप नए फाइटर जेट्स खरीद लीजिए, नई तोप खरीद लीजिए और कोई नया आधुनिक आप हथियार खरीद लीजिए, बजट आपका इतना ही है। हमारे देश में जो विपक्षी नेता ये कहते हैं कि लोगों को सरकार से मंदिर की जगह अस्पताल, सड़कें और स्कूल मांगने चाहिए, उन विपक्षी नेताओं के लिए भी इस बजट में एक बुरी खबर है। सरकार ने पिछले साल के मुकाबले इस बार देश का कैपिटल एक्सपेंडिचर 10% बढ़ा दिया है और अब यह 11,21,000 करोड़ रुपए हो गया है। कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है? यह सरकार का वो खर्च है जो एयरपोर्ट, फ्लाईओवर, एक्सप्रेसवे, हाईवेज, अस्पताल और स्कूल बनाने पर खर्च होता है। यानी जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर खर्च होता है, यह ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसका इस्तेमाल देश की आम जनता करती है। जो विपक्षी नेता ये कहते हैं
कि मंदिर बनाने से क्या होगा, मंदिर की जगह स्कूल और अस्पतालों को बनाना चाहिए। उनकी सरकारों में विकास के इन्हीं कामों पर सिर्फ 1,88,000 करोड़ रुपए खर्च हुआ करते थे जब विपक्ष की सरकारें थी। लेकिन मौजूदा सरकार में यही अस्पताल, स्कूल और सड़कें बनाने पर 1 लाख नहीं 11 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च हो रहा है, जिससे आप समझ सकते हैं कि मंदिर की जगह स्कूल और अस्पताल बनाने की मांग करने वाले विपक्षी नेताओं के दावों का असली सच क्या है। अब आप यह देखिए कि विपक्ष इसे भारत की जगह बिहार का बजट क्यों बता रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज जब संसद पहुंची तब उन्होंने मधुबनी पेंटिंग वाली साड़ी पहनी हुई थी और यह साड़ी उन्हें दुलारी देवी ने उपहार में दी थी। ये वो दुलारी देवी हैं जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है। और वित्त मंत्री ने आज अपने भाषण में 8 बार बिहार का नाम लिया और बिहार को लेकर 5 बड़ी घोषणाएं की। उन्होंने ऐलान किया कि बिहार में किसानों के लिए मखाना बोर्ड बनाया जाएगा, IIT पटना के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जाएगा, पटना एयरपोर्ट को विकसित किया जाएगा और 3 नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाए जाएंगे। बिहार में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी बनेगा। अभी तक हमारे देश में फूड टेक्नोलॉजी से जुड़े 2 ही इंस्टीट्यूट्स थे, जिसमें से एक हरियाणा में है और दूसरा तमिलनाडु में। मिथिलांचल क्षेत्र के विकास को प्राथमिकता दी जाएगी, जिसमें बिहार के 38 में से 20 जिले शामिल हैं। और सरकार ने बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र पर ज्यादा फोकस किया है। मिथिलांचल को अलग राज्य बनाने की मांग काफी समय से हो रही है और इस वर्ष के अंत में बिहार में विधानसभा चुनाव भी होने वाले हैं। विपक्ष ने बजट को चुनावी राजनीति से प्रेरित बताया है और विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि सरकार ने देश के बजट को बिहार का बजट बना दिया है और इसमें आम लोगों के लिए कुछ नहीं है।